नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद धर्म स्वातंत्र विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है और इसके बाद इसको विधानसभा के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था हस्ताक्षर के लिए। ऐसे में अब इस विधेयक पर हस्ताक्षर राज्यपाल ने कर दिए हैं और इसने अब कानूनी रूप भी ले लिया है। धर्मांतरण कानून का धरातल में किस तरह से प्रभाव होगा, इसमें क्या नए बदलाव हुए हैं, क्यों हो रही है अब इस कानून को लेकर सियासत, क्यों चर्चा में ये कानून है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में प्रावधान बल, प्रलोभन, दबाव, मिथ्या जानकारी या कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित होगा। कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। धर्मांतरण की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान। प्रलोभन, सामूहिक धर्मांतरण और डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक जेल, 5 लाख जुर्माना हो सकता है। पीड़ित नाबालिग, महिला, SC/ST या OBC है तो 10 से 20 वर्ष तक जेल, 10 लाख जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण मामले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 25 लाख जुर्माना। अपराध अजमानतीय होंगे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को पारित हो गया है। विधेयक पारित होने के एक पखवाड़े बाद राज्यपाल रमेन डेका ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसी के साथ धर्मांतरण कानून अब राज्य में प्रभावी हो गया है, जिसमें धर्मांतरण को परिभाषित करने के साथ सख्त प्रावधान किए गए हैं। वहीं नए कानून को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। PCC चीफ दीपक बैज बोले, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग न कर सके। कांग्रेस ने लंबे समय तक धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण दिया। अब कांग्रेस को धर्मांतरण पर रोक लगने का डर सता रहा है। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर और इस कानून का उपयोग तद किसी दुरुपयोग नहीं होगा। देखिए, धर्मांतरण तो अब रुकेगा ही। कौन कर रहा था इसको बता रहा हूं। जो विदेशी ताकतों में जो भारत को विश्वगुरु बनने देना नहीं चाहते, जो भारत को विश्व मित्र बनना देना नहीं चाहते, जो भारत को विकसित बनने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों ने, और मैं यदि नाम लेके भी बोलूंगा तो कोई अतिशक्ति नहीं थी, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि धर्मांतरण रुके। वो धर्मांतरण अंदर से कराना चाहते थे। तभी तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में 500 से भी ज्यादा चर्च बने हैं। इसकी जांच भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या भी लंबे समय से चली आ रही है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुदूर अंचलों से निकलकर अब धर्मांतरण के मामले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरी क्षेत्र में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए धर्मांतरण का नया कानून न सिर्फ प्रभावी होगा बल्कि हर स्तर पर धर्मांतरण को रोका जाना भी संभव होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। देखिए इस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए, जिन पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। गेहूं खरीदी 10 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं चना मसूर की खरीदी, नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, उज्जैन को वैश्विक काल गणना केंद्र के रूप में स्थापित करने और भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं।
एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक को विधानसभा में संबोधित कर समितियों के औचित्य को बताया। सजगता के साथ अपनी तत्परता को मिलाकर के अगर विधानसभा के इन सारी समितियों में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं, और कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में जा करके भी उनके अपनी समितियों के काम को समझने का, देखने का, हमारे पूर्ववर्ती और विधानसभा के अपनी लाइब्रेरी में जाकर सारी समितियों के माध्यम से किए गए कामों के बलबूते पर जब भागीदार बनते तो अच्छा लगता है। कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से सदन के कार्यों का समय निर्धारण कराना, विभिन्न विषयों के आधार पर करना, और आप धीरे धीरे करके हमारा ये परिपक्वता का एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसके कारण से और भी ऐसे मौके आए हैं। अब तो और सौभाग्य की बात, अभी इसी महीने 33% आरक्षण बहनों को मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के माध्यम से ये हमारा एक नए दौर का, नए प्रकार का लोकतंत्र का मौका आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को प्रदेश व्यापी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में RTE को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आमने सामने आ गए। पिछले दिनों एसोसिएशन प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की थी एसोसिएशन ने, और RTE के तहत बच्चों के एडमिशन ना देने की बात भी की। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया और RTE के तहत बच्चों को प्रवेश ना देने पर मान्यता रद्द होने तक की चेतावनी दे दी है। इसी मसले को लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में RTE के तहत एडमिशन का मामला गरमाया। निजी स्कूलों ने की प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की मांग। RTE के तहत नए प्रवेश प्रक्रिया का किया बहिष्कार। सरकार ने निजी स्कूलों को दी चेतावनी। RTE के तहत प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि कई राज्यों के मुकाबले बेहतर होने का दावा। कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रुपए प्रति वर्ष। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी। RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह कानून निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करता है। लेकिन राशि को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने RTE के तहत नए प्रवेश का बहिष्कार कर दिया। साथ ही सरकार की चेतावनी को धमकी बता दिया है। उधर पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक मिलना चाहिए। जो स्कूल प्रवेश नहीं देंगे उनकी मान्यता रद्द होगी। दूसरी ओर PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया। कहा, स्कूलों को पुरानी फीस का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। तो सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ये बताए कि 2011 से उनको जो 7,000 रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय आ रहा था, 2026 में भी वही है क्या? अगर 7,000 रुपये उनके लिए ज़्यादा है तो वो प्रति विद्यार्थी व्यय बता दें, मीडिया में बता दें, सार्वजनिक रूप से बता दें कि वो 7,000 है कि उससे कम है। दूसरी, इस तरह की जो धमकी स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है कि मान्यता रद्द कर देंगे, ये निहायत ही गलत और धमकाने वाला कदम है। RTE लागू होना चाहिए, बस एक लाइन की बात है। वो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई भी गतिरोध हो, सत्र शुरू होने के पहले तत्काल हल निकलना चाहिए। वर्तमान सरकार की नाकामियों की वजह से
और प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों की फीस की पैसा नहीं जमा करने की वजह से आज कहीं ना कहीं नर्सरी बच्चों का जो एडमिशन का सिस्टम खत्म हुआ, तो सीधा सीधा गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई से वंचित होंगे। इसका सीधा सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पुनः शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश के उन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी नर्सरी से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार और निजी स्कूल संघ के बीच उपजा विवाद बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं विपक्ष भुगतान में देरी को शासन की विफलता मान रहा है, लेकिन प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। इसलिए इस मामले में समाधान जल्द होना चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के चकदा गांव में एक प्राथमिक स्कूल की हालत बेहद जर्जर और खतरनाक हो गई। स्कूल की छत मात्र एक लकड़ी के खंभे के सहारे ही टिकी हुई है, जिससे कि कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके मासूम बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालात इतने गंभीर है कि बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या समय रहते जागता है या फिर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। सीहोर में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ग्राम नोनीखेड़ी गोसाई निवासी दीनदयाल शर्मा और उनकी पत्नी वैशाली शर्मा ने मिलकर 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी के अंजाम देने की बात मामले में सामने आई है। करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया इन्होंने दरअसल, और आरोप ये भी है कि दोनों ने एक ही ज़मीन का अनुबंध 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से कर लिया। बयाना राशि उनसे हड़प ली, यानी कि एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेचा गया। सस्ती ज़मीन दिलाने का झांसा देकर गिरोह लोगों को लगातार फांसता रहा। कोतवाली पुलिस ने मामले में 5 FIR दर्ज कर लिए हैं। दीनदयाल शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि वैशाली शर्मा फरार है, उसकी तलाश जारी है। रायगढ़ जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताकर 3 लोगों से 22,70,000 रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली गई। पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 आरोपियों पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समारू राम टंडन ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में रायपुर में कुमार राम ठाकुर उसकी पत्नी सुभद्रा बाई से मिले और कुमार राम ने खुद को मंत्री रामविचार नेताम का बहनोई बता दिया। सरकारी नौकरी लगवाने के लिए उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। पीड़ित ने अपने बेटे डिगेश कुमार का बायोडाटा भेजा। कुमार राम ने 5 लाख रुपए की मांग की। उसने अन्य उम्मीदवारों के बारे में भी जानकारी दी, उनसे पूछा। पीड़ित ने अपने भाई पिंटू लहरे, भतीजे राजेश साहू, लोकनाथ चौहान के बारे में बताया। सभी का बायोडाटा कुमार राम ठाकुर को भेजा गया। कुमार राम ठाकुर के रायगढ़ आने पर पीड़ित ने उसे 4 लाख रुपए दे दिए। बची हुई रकम ऑनलाइन के माध्यम से 9,92,500 रुपए भेजी गई और 1 दिसंबर 2025 को कुमार राम ठाकुर ने अपने गांव भद्रासी उनको बुलाया, जहां से तीनों पीड़ित घर पहुंचे। रकम लेने के बाद आरोपियों ने नियुक्ति पत्र भी दिखाए। बची हुई रकम की मांग पर 8 दिसंबर 2025 को 8,70,000 रुपए उम्मीदवारों को 12 दिसंबर को दिए गए। इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कुमार राम ठाकुर और उसकी पत्नी सुभद्रा बाई इनसे मिले। दोनों ने अपना परिचय मंत्रालय वालों से होना बताया और किसी के नौकरी की आवश्यकता होने पर हम लोग लगा देंगे, ऐसा कहते हुए प्रार्थी को झांसे में लिया। आरोपी के झांसे में आकर प्रार्थी अपने बेटे और अपने एक रिश्तेदार और 2 अन्य परिचितों के साथ इनसे मिले और ऑनलाइन माध्यम से तथा नगद कुल
22,70,000 रुपये नौकरी लगाने के नाम पर आरोपियों, जिसमें एक और उनका सहयोगी था मुकेश कुमार साहू, इन तीनों व्यक्ति को दिए। मंदसौर जिले के कोटड़ा बुजुर्ग गांव में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से 2000 लीटर नकली दूध बरामद किया गया। साथ ही बड़ी मात्रा में केमिकल्स और उपकरण भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल नकली दूध बनाने में किया जाता था। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से गांधी सागर सहित आसपास के कई गांवों में नकली दूध की सप्लाई को किया जाता था। धार भोजशाला विवादित जमीन मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई के दूसरे दिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कमाल मौला मस्जिद के निर्माण और उससे जुड़े हुए तथ्यों पर दलील पेश की। साथ ही वक्फ बोर्ड की आपत्तियों, धार्मिक स्थलों पर कब्जे के मुद्दे को उठाया और उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का हवाला भी दिया। न्यायालय ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में लेते हुए बुधवार को अगली सुनवाई तय की। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा मई 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सनातनी योद्धा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जी जैन ने हिंदू पक्ष के लेकर भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, इसको लेकर अपने पूरे तर्क रखे। कल भी पूरे तर्क रखे गए थे और आज भी तर्क रखे हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रमाणों और दस्तावेजों के आधार पर यह भी बताया है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है और सारे ही तथ्य है, साक्ष्य हैं और उसके आधार पर मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को एक सरस्वती मंदिर घोषित किया जाए। हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने हिंदू पक्ष की ओर से बहुत तथ्य रखे और कल का जो हमारा आर्गुमेंट था उसको एक्सटेंड करते हुए आज लीगल आर्गुमेंट्स पर ज़्यादा फोकस था। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ जजमेंट्स हमने दिखाए वक्फ की वैलिडिटी पर, वक्फ के नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पर और वक्फ होता क्या है इस पर आज ज़्यादा डिस्कशन हुआ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।